हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का ज्योग्राफी का पेपर हम लोग देख रहे थे। तो ये ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट है। इसमें 51 से लेकर 75 तक प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि आप इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम आपको लिंक अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ पे आपको 1 से लेकर 25 में फर्स्ट पार्ट में और 26 से लेकर 50 तक सेकंड पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। ये आपका दिसंबर 2019 का भूगोल का जो पेपर हुआ उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ से मान के चलिएगा कि आपका आगामी जो ज्योग्राफी का नेट का एग्ज़ाम होगा जून 2020 का, उसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पहला जो प्रश्न है इसमें 51वां, उसमें पूछा है कि असर्शन और रीजन देके। अब देखिए कि दिया है कि असर्शन दिया है कि रेल प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। तर्क दे रहा है कि रेल प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होता है। अब देखिए पहले ये देख लीजिए कि ये जो रेल प्रकीर्णन दिया है ये बल्कि रेल नहीं है, ये प्रकाश प्रकीर्णन है। ठीक, क्या है ये? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश प्रकीर्णन है। और चूँकि इसको रेल इसलिए कहते हैं, ये रेल महोदय हैं, लॉर्ड रेल, उन्होंने प्रकीर्णन के बारे में बताया था, तो इसीलिए इसको प्रकाश की जगह रेल यहाँ पे लिखा है। समझ में आई बात? तो जब आप प्रकीर्णन पढ़ेंगे तो उसमें रेल का प्रकीर्णन नियम है, उसने ये बताया कि जो किसी रंग है, कोई भी रंग हो, उसका प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आप ट्रेन वाला रेल मत समझिएगा। ठीक, ये आपका रेल है, रेल। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जो प्रकाश प्रकीर्णन है, पहले उसको ध्यान लीजिए कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण हों या अन्य कोई पदार्थ हो या सूक्ष्म धूल के कण हों, तो इनके द्वारा क्या होता है कि पदार्थ को सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम, कुछ दिशाओं में ज़्यादा, क्या किया जाता है, उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी फैला दिया जाता है। और यही जो घटना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। यानी कि मान लीजिए ये आया, प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ पे धूल का ढेर सारे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आता है कहीं इधर थोड़ा इधर, सीधे नहीं जा पाता प्रकाश का, जबकि गुण क्या है? सीधे चलना। तो ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो यही आपका क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है। तो यही आपका कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और जैसा कि यहाँ पे दिया है कि रेल के अनुसार, तो रेल के अकॉर्डिंग कोई भी रंग का जो प्रकीर्णन है वो उसके तरंगदैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि रेल प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो। कब घटित होता है रेल प्रकीर्णन? जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो, तब आपका रेल प्रकीर्णन घटित होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रकीर्णन है ये प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ यानी तरंगदैर्घ्य। ठीक, यानी यदि प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, यदि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप दृश्य प्रकाश देखते हैं विग व्योर में जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ते क्रम में इस तरह से लिखा जाता है। विग VIV GYOR, ये इस तरह से लिखा जाता है, VIV GYOR। इसमें क्या है कि ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। इधर आपका प्रकीर्णन का बढ़ता हुआ क्रम या आपका जो आवृत्ति है उसका बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है वो आपका क्या होता है? सबसे कम, और प्रकीर्णन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। यानी इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो आपका सबसे कम और प्रकीर्णन ज़्यादा होगी, जबकि रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक,
प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। समझ में आई बात? क्योंकि प्रकाश के सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और प्रकाश का जो मिश्रित रंग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। इसीलिए आप देखते हैं इसका एक और कारण ये है कि सूर्य जब उगता है तो भी आपका क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है, किस कारण से, प्रकीर्णन की वजह से। तो यहाँ पे देखिए आपका रेल प्रकीर्णन से प्रकाश का सही है, ये भी सही है और ये सही कारण भी स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो तभी आपका प्रकीर्णन घटित हो पाता है। तो इसमें सही उत्तर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला देखिए, पाइन प्लेन की अवधारणा किसने दी थी। अब देखिए यहाँ पे पाइन प्लेन, स्विंटन, जॉनसन, डेविस, क्रिकमे। तो डेविस का क्या है, पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन। पाइन प्लेन क्रिकमे का है, क्रिकमे का पाइन है। एलसी किंग का पेडी प्लेन है, पेडी प्लेन आएगा तो एलसी किंग का है। ठीक, तो जो पाइन प्लेन की अवधारणा है इसको क्रिकमे ने दिया था। और सबसे पहले स्कॉटिश भूगोलवेत्ता हैं जेम्स हटन, उन्होंने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया और वही उन्होंने क्या बताया, एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। आगे चलकर इन्हीं रास्ते पे आगे चलकर अमेरिकी विद्वान है डेविस अपर्दन चक्र की संकल्पना देते हैं और 19वीं सदी के अंतिम तक उसे भौगोलिक चक्र नाम दिया गया। ठीक, पेंग का आपने देखा कि पेंग क्या है, क्या दिया है इन्होंने, तो डेविस है तो पेंग का नाम आ ही जाता है। मॉर्फोलॉजी सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिक एनालिसिस। और कास्ट अपर्दन चक्र से आपका स्विजिक जो हैं और स्विंटन हो गए, जॉनसन हो गए, विधि हो गए, ये सभी कास्ट अपर्दन से रिलेटेड हैं। ठीक, एलसी किंग का पेडिप्लेनेशन है, किंग का पेडिप्लेनेशन है, वो अफ्रीका के शुष्क और सवाना प्रदेश के स्थल रूपों के विकास की बात करते हैं। अगला है, कौन सा उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं, कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। तो जो आपका बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोग्राफ या न्यूनतम थर्मोमीटर, अधिकतम न्यूनतम, सही उत्तर यहाँ पे आपका है एनीमोमीटर। ये स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था, किसने किया था, ये स्कॉटिश सिविल इंजीनियर हैं थॉमस स्टीवेंसन। और इसमें ऐसा उपकरण होता है जिसमें थर्मामीटर, साधारण, अधिकतम और न्यूनतम, हाइग्रोमीटर इसमें होता है, साइकोमीटर होता है, ड्यूसेल होता है, बैरोमीटर होता है और थर्मोमीटर होता है। यानी कि सभी चीज़ें आपका शामिल होता है किसमें, स्टीवेंसन में। अब इसीलिए पूछ रहा है कि स्टीवेंसन में जो स्क्रीन के बाहर रखा जाता है वो क्या है। तो इस स्टीवेंसन स्क्रीन में एनीमोमीटर शामिल नहीं होता है। समझ में आई बात। बैरोमीटर होता है, हाइग्रोग्राफ होता है, थर्मोमीटर होता है, साइकोमीटर होता है, ठीक, बैरोमीटर भी होता है, लेकिन एनीमोमीटर इसमें शामिल नहीं होता है। थर्मामीटर से क्या होता है, तापमान का मापन। हाइग्रोमीटर से या हाइग्रोग्राफ से हाइग्रोमीटर बना है तो इससे क्या होता है, आर्द्रता का मापन होता है। साइकोमीटर से शुष्क और आर्द्र तापमान मापते हैं। ड्यूसेल से ड्यू पॉइंट मापते हैं। ड्यूसेल भी एक होता है, ड्यूसेल, ये क्या है, आपका ड्यू पॉइंट को बताता है। ठीक, और थर्मोग्राफ है, ये रिकॉर्ड करता है किसका, तापमान और आर्द्रता का। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका एनीमोमीटर। अगला देखिए, चल जलीय ढाल सिद्धांत। अब देखिए हिंदी देखिए कितना टफ दिया है यहाँ पे, और इंग्लिश में हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी, आसानी से आप कर जाएंगे। हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने दिया था, डार्विन, गाडी, हर्टन, कोटन। तो जो इसमें सही उत्तर है क्या है, हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी या हाइड्रोलिक चक्र का सिद्धांत सबसे पहली बार किसने दिया था, जेम्स ई हर्टन ने दिया था। यहाँ पे हर्टन मत समझिएगा, हर्टन नहीं, हर्टन है, आर ई हर्टन।
सॉरी जेम्स नहीं, आरी हर्टन। तो आरी हर्टन ने ये कब दिया था हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी? 1933 में सतह से संबंधित दिया था, और उन्होंने सतह के निस्पंदन और सतह पर जल के रुके होने की भी व्याख्या की थी। अगला 2 बिंदु ए और बी का औसत समुद्र तल से क्रमशः 250 मीटर है और 500 मीटर है। कहाँ क्या उसकी ऊंचाई पर स्थित हैं ये दोनों पॉइंट्स। उनके बीच क्षैतिज दूरी 1000 मीटर है और ढाल प्रवणता जो आपका टैन होता है। अब देखिए ये त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप समझ पाएंगे। तो टैन का मान निम्न में से कौन सा मान सही है? ठीक, अब यहाँ पे जो आपका दे रखा है इसको कि समुद्र तल से 500 मीटर और 250 मीटर पे 2 पॉइंट हैं। समुद्र तल हो गया, एक आपका यहाँ पे 500 मीटर हो गया और एक आपका इसका आधा होगा यानी 250 मीटर। ये आपका 250 मीटर हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि उनके बीच की क्षैतिज दूरी कितना है? 1000 मीटर है। जब यहाँ पे 1000 है तो यहाँ भी तो 1000 ही होगा, 1000 मीटर है। अब यहाँ से ये कितना टोटल? ये 500 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर है। अब यदि आप इसको देखेंगे तो त्रिकोणमिति जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। इसको क्या है कि अब आपको निकालना क्या है कि ढाल की प्रवणता, यानी कि ये जो कोण है ये निकालना है, यानी कि कितना ढाल यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ का मान आपके पास पता है 1000 है, यहाँ का मान क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा क्योंकि ये आधे पे है ये। ठीक, ये 250 निकल गया, ये आपका 1000 है। अब इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या दिया है? ताप प्रवणता, ढाल प्रवणता यानी कि टैन टैन थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा माना हमने, थीटा मान लीजिए। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक, इसके लिए आपको और चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यही पूरा बना देते हैं। ये 500 मीटर हो गया, ये 250 हो गया, इधर आपका 1000 वाला हो गया, और ये आपका प्रवणता बन गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इधर आपका ये 250 होगा, ये भी 250, टोटल 500। ये आपका 250, इसी का मान थीटा का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसे बोलते हैं जो सामने है कोण के, ये आपका लंब होता है जिस पे कोण बनाया गया, ये आधार होता है, और ये जो दोनों को मिलाने वाली सबसे लंबी मान सकते हैं इसे, ये आपका कर्ण होता है। और इसे ही पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं यानी लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका यही निकालना है, क्या? थीटा का मान निकालना है। तो टैन के अकॉर्डिंग होता है, अब देखिए ये फार्मूला निकाला जाता है लाल बटे कक्का से, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का ये त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, और ये एल से होता है साइन थीटा, ए से आपका इसका मतलब कास थीटा और इसका टैन थीटा। ठीक, नीचे से फिर आपका आ जाता है कॉट सेक कोसेक, काट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आपको वो सब नहीं जानना, बस इतने जानिए कि टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हमने बताया लंब आपका ये है, तो यही तो आपको लेना है। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा आपका? ये 250 डिवाइड बाई आधार कितना है? 1000 मीटर है। ठीक, अब इसको यदि काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 0 ये कट गया, बचा 25/100, 25 चौका 100 ये आ जाएगा 1/4। इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0.25। कैसे? ये 4 है, इधर 1 है, दशमलव ले जाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8 हो गया, 2 आया, दशमलव बढ़ाया 0 आ जाएगा, 4 5 20, तो 0.25, यहाँ 20 कट जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.25। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है? 0.25। समझ में आया? आगे देखिए निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक बड़ा पोषक तत्व? तो ये हमने आपको बताया है, जो माइक्रो और माइक्रो यानी मैक्रो ये होता है MACRO, और जो सूक्ष्म होता है वो MICRO होता है, माइक्रो। ठीक, इसमें पूछ रहा कौन सा माइक्रो है, तो माइक्रो में आपका लोहा, तांबा, पोटेशियम, निकिल। तो जो आपका बड़े पोषक तत्व होते हैं
जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है ये आपके 17 होते हैं, जिसमें 9 तत्व आपके दीर्घ वाले होते हैं और 8 आपके लघु मात्रिक होते हैं। ठीक, इसमें एक भी तत्व अगर कम हो गया तो पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। अब इसमें दीर्घ वाला पूछ रहा है, तो दीर्घ में जो 9 होते हैं उसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये सभी आपके बड़े तत्व हैं। तो इसमें देखिए कौन सा आपका मिल जा रहा है, तो जो आपका मिल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, तो इसमें आपका जो मिल रहा है पोटेशियम है, ये बड़े पोषक तत्व। छोटे पोषक तत्व में कौन से आते हैं? 8 तत्व, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, निकिल है, मैग्नीज है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ठीक, तो 8 वो और 9 वो, 9 बड़े 8 छोटे। आगे आइए देखते हैं किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया। ये देखिए मात्रात्मक क्रांति में हमने आपको कराया है, तो बर्टन, हेगट, चॉर्ले, स्पिट। तो मात्रात्मक क्रांति के जो एक प्रकार से प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो आपके आर्यभट्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे आर्यभट्ट ही सही है। ये बर्टन महोदय ने ही सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल में किया था और यह 1963 में इन्होंने कनाडियन जोग्राफर में एक रिसर्च पेपर के द्वारा परिमाणात्मक क्रांति और सैद्धांतिक भूगोल को प्रस्तुत किया था। और ये जो परिमाणात्मक क्रांति आई आपकी या मात्रात्मक क्रांति आई, ये इसका दर्शन जो है प्रत्यक्षवाद के फलस्वरूप ये पड़ा था। प्रत्यक्षवाद यानी कि अगस्टस काम्टे का जो है प्रत्यक्षवाद, उसी पे ही बेस्ड था। ठीक, अगला देखिए यहाँ से जो है कि रेडजेल के वास स्थान की अवधारणा के संबंध में। अब देखिए ये लेविनश्राम हमने आपको बताया था कई बार, लेविनश्राम के बारे में बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी लिखी है किसने? रेडजेल ने, उसमें उन्होंने लेविनश्राम संकल्पना दी थी जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस यानी वास स्थान। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत सजीव विकसित होते हैं, जीव, सही है यह मनुष्य की वह आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि जो अपने परिबद्ध क्षेत्र से बाहर करते हैं। नहीं, परिबद्ध क्षेत्र के भीतर ही कहते हैं, क्योंकि इसे क्या बोला गया? लिविंग स्पेस बोला गया, वास स्थान बोला गया। यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का संबंध है। ये सही है, क्योंकि मानव समाज और उसके स्थानिक संगठन यानी जहाँ वो रह रहा है। चौथा देखिए यहाँ पे, यह भू राजनैतिक संज्ञा है जो राज्य की दृष्टि से स्थान का अध्ययन करता है। ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड नई संकल्पना है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 4th, केवल A और C। ठीक, चूँकि ये जो वास स्थान की संकल्पना इन्होंने दी थी ये डार्विन से ही प्रभावित होकर दिया था। अगला रिजोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने के लिए जो रिमोट सेंसिंग की संबंधित रहता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए ये 4 टाइप होते हैं रिमोट सेंसिंग के, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक और टेम्पोरल। ठीक, ये चारों टाइप में पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए काम करता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए जो काम करेगा उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। ये हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। रिमोट सेंसिंग में बहुत ही आसान है। ठीक, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है? अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कि भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। ये अनअकैडमी पर हमने कराया आपको। उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी में, केंद्रीय भाग में या उत्तरी भाग में। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको हम मैप बना के दिखाएं तो यहाँ पे जो आपका दंडकारण्य क्षेत्र है पूछ रहा है कि कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी में। तो उत्तर पूर्वी में होगा ही नहीं, केंद्रीय भाग में भी नहीं होगा। तो इसमें जो आपका दंडकारण्य है ये वाला एरिया आता है आपका आंध्र प्रदेश का दक्षिण वाला पार्ट, और इधर आपका तेलंगाना वाला, उड़ीसा के आसपास ये। ठीक, ये आपके दंडकारण्य वाले या छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी वाला पार्ट है, तो ये सभी आपके दंडकारण्य क्षेत्र में शामिल होते हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी आपके इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है 2। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का सही वितरण प्रदर्शित कर रहा है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी का सही वितरण की बात कर रहा है, युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला में संबद्ध पाए जाते हैं। नहीं, ये नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। नहीं, जो आपका ज्वालामुखी नदी बाढ़ में तो आएगा नहीं।
यह पुराने 6 जो वलित पहाड़ की श्रृंखला में संबंध रखते हैं, नहीं, ये समुद्री बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। तो ये आपका सही है, क्योंकि आप देखते हैं, चाहे आप परिप्रशांत पेटी देख लीजिए या आपका मिड जो ज्वालामुखी बेल्ट है उसको देख लीजिए, तो सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर समुद्री बेसिन है उसी के आसपास आपको देखने को, यानी महाद्वीपीय हो गया और समुद्री हो गया, जो बेसिन एरिया है वहीं पे। अगला है विश्व के संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईस्वी से पशु विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण कौन सा एक कारण अंग्रेजी कारण रहा है? क्योंकि 1600 के आसपास जो है कौन आए थे? आपके अंग्रेज का ही यहाँ पे देखा गया था विकास। वही आप यहाँ पे औपनिवेश भारत को बनाए थे। तो ये वसाधन यानी कि जो उनके रहने वाले साधन है उसको भी नष्ट करने से या प्रजाति सन्निवेशन से, या खेत या लंबरिंग। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है पशु या पौधे किसी भी विलुप्तीकरण का, तो वो यही है कि प्रजाति सन्निवेशन, यानी जो अन्य प्रजातियां हैं उसको इसमें शामिल कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, उनका मिक्सअप हो जाता है। अगला नीचे दिए गए कथनों में से इसमें असर्शन और कारण दिया है। असर्शन दिया है विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, तो बात सही है। अगला है विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। अब यार जब देखो आप यहाँ पे कि जब कह रहा है कि घटती हुई जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, तो उच्च मृत्यु दर है और घटती जन्म दर है, तो कैसे वो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी अचानक से? तो ये आपका डायरेक्ट ही तो गलत है, क्योंकि जन्म दर जहाँ पे कम होगा, मृत्यु दर ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि मर तो ज़्यादा लोग रहे हैं ना। तो आपका जो सही उत्तर केवल ए है यहाँ पे, तो थर्ड वाला राइट है। अगला देखिए, किसने यह परिकलित किया कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? ये हमने आपको कराया और डायरेक्ट आप देखेंगे जो वो थॉट के वीडियो में, वहाँ पे आपको लाइन टू लाइन ये मिलेगा। थैलस ऑफ मिलेटस पोसिडोनियस या फिर हिप्पार्कस या इरेटोस्थनीज, तो इसको हमने आपको कराया है। इरेटोस्थनीज ने ही आपका, जब भूमध्य रेखा की बात हमने की थी कि सही माप करने का प्रयास इन्होंने किया, और इन्होंने ही नोमोन नामक यंत्र भी विकसित किया था, और इन्होंने जो परिधि की लंबाई मापी थी ध्रुवों से होकर मापी गई थी। पृथ्वी की परिधि का मतलब क्या हो रहा है, चारों ओर से ये पूरा, न कि ये भूमध्य रेखा की, विषुवत रेखा की। तो जो ये लंबाई मापी थी, इन्होंने माना था कि 24,860 स्टेडिया या मील, या इसे इन्होंने बोला था, ये चंद्रमा की दूरी के बारे में बात की थी स्टेडिया, और जो परिधि था इन्होंने 24,860 मील बताया था। सॉरी, ये 24,860 मील वर्तमान में है जो एग्जैक्ट मापी गई है, इन्होंने 25,000 बताया था। ठीक, इन्होंने 25,000 मील बताया था, और जो एग्जैक्ट मापी गई थी, इतना मापी गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी गणित कितनी अच्छी थी कि उन्होंने लगभग एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पे बताई थी। अगला असर्शन दिया गया है कि आहार श्रृंखला के अंत में, देखिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, ये आप लोग को बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका हमने पूरा आपको कराया है। आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीवों को अपना भोजन यानी अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है, तो ये बात सही है। जैसे शेर वगैरह हो गए, तो इनको अपने आहार को प्राप्त करने के लिए काफ़ी बड़े यानी पूरा जंगल का ये राजा माना जाता है। ठीक, क्योंकि उसकी जो पोषण क्षमता है वो उच्च पोषण स्तर का जानवर होता है, तो ये सही है। अगला है पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है, कहाँ? लिंड का नियम क्या बोलता है? लिंडमैन का नियम यही कहता है ना कि जो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसका 10% ही उसको प्राप्त होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तो कह रहा बढ़ती नहीं बल्कि क्या है, घटती है। मान लीजिए 100% आए तो जो लास्ट में मिलेगा उसको बेचारे को 10% केवल मिल पाएगा। समझ में आई बात? तो इसमें ये वाला आपका रॉन्ग है, ये राइट है। तो जो सही उत्तर है वो आपका केवल ए यानी थर्ड वाला राइट है। अगला है, निम्न में से कौन से मापदंड टॉर्नेडो को श्रेणीकृत करने के लिए फुजीटा पैमाना का आधार है? अब देखो, फुजीटा जो स्केल है उसको आधार बनाने का कौन से इसमें मापदंड है?
दाब घटक, ताप घटक, वायु गति या संबंधित संपत्ति नुकसान। अब देखिए जो फुजीटा स्केल है इसे एफ स्केल कहा जाता है। यह बवंडरों के शक्ति मापन का एक रेटिंग पैमाना होता है, यानी कि उनकी शक्ति कितनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उनके वायु की गति क्या है और नुकसान कितना हुआ, इसी के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर आपका थर्ड। अगला देखिए, ज्वालामुखी उत्पत्ति की सतह से 2500 फैदम या इससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए ये हमने आपको कराया भी है। जब आप देखेंगे ओशिनोग्राफी में आप जाएंगे तो उसमें मड वगैरह के बारे में जब आप देखेंगे तब वहाँ पे अकार्बनिक पदार्थों का जो निक्षेप है गहन सागरीय मैदान में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको इसका मिलेगा। तो 2500 फैदम से अधिक गहराई जो निक्षेपित होता है, समुद्री निक्षेप, लाल मिट्टी, कैल्शियम युक्त पंख, रेडियोलैरियन। तो जो इसमें सही उत्तर है आपका कौन सा होता है, वो लाल मिट्टी होती है, यानी लाल मृतिका 2700 फैदम से अधिक गहरे भागों में पाई जाती है। इसका निर्माण एल्यूमिनियम के सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड से होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति की सिद्धांत के द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो जो आपका ये द्विचक्रीय सिद्धांत यानी 2 साइकिल थ्योरी दिया है, ये किसने दिया है, कास्ट से संबंधित, ये आपके डेविस महोदय ने दिया है। और जो स्विंटन का सिद्धांत है ये भौम स्तर सिद्धांत है। गार्डनर का स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत है। और मैलोट का इन्होंने एक अलग सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे देखिए 69वां जो प्रश्न है कि भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, वालपार्ड, टान, किर्क, हार्वे। तो सबसे जो पहले भूगोलवेत्ता हैं इसमें जो किर्क हैं, उन्होंने मानवतावादी पद्धति के प्रभाव की बात की थी किर्क। लेकिन यहाँ पे जो टुआन है, इसे टान यहाँ पे लिखा गया है। टुआन ने 1976 में मानववादी विचारधारा को प्रतिपादित किया और उसका परिभाषा भी बताया। इस वर्ड का भी यूज उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, यूपी, बिहार, हरियाणा, असम। इसमें जो सही उत्तर है ये आपका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा था। लेकिन यदि आप 2011 की ये जो वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में दिया है, ये वार्षिक वृद्धि है, ठीक। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है बिहार है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम है, ठीक। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और असम उसके बाद है। नेक्स्ट आइए, कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो सघन खेती की जाती है उसमें जो विशेषता है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा जोत का आकार बड़ा हो या निम्न श्रम निवेश, उच्च उत्पादक दर या विरल जनसंख्या। तो जो सघन कृषि हमने आपको पढ़ाया है उसमें देखिए उच्च उत्पादकता दर जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या है, सघन एग्रीकल्चर होती है। अगला, किसने विचारित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी, यानी असंतुलित विकास की अवधारणा की बात किसने की थी, मिर्डाल, हर्समैन, फ्रैंक या नस्की। तो सही उत्तर यहाँ पे हैं, असंतुलित विकास का जो सिद्धांत दिया है वो एओ हर्समैन है, ठीक। अगला है, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है। तो लकड़ी जो काटने का व्यवसाय है ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा क्योंकि ये आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। अगला है, कौन सी आकृति की माप यदि बेसिन और एक बेसिन की अधिकतम लंबाई क्या है, एल हो। तो इसके लिए एक फार्मूला बेसिन की आकृति की परिकलन के लिए हार्टन के फार्म सेक्टर फार्मूला है कि F = A/L², ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका सेकेंड है, A/L²। अगला देखिए, कौन सा एक रास्टर डेटा फॉर्मेट है। तो रास्टर डेटा फॉर्मेट सरल आंकड़ा ढांचा या फिर असमान। तो जो रास्टर डेटा होता है ये GIS में आप देखते हैं रास्टर और वेक्टर दो होते हैं। तो ये जो रास्टर डेटा होता है ये आपका ग्रिड स्ट्रक्चर होता है, आंकड़ों का ग्रिड की नुमा होता है, यानी कि चित्र रेखापुंज जिसे कहते हैं रास्टर को। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग, इसमें लाभ नहीं की बात कर रहा है,
ये सभी लाभ होते हैं, इसका लाभ नहीं होता। नेटवर्क विश्लेषण अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन इसमें नहीं होता है। ठीक, आगे हम इसका जब आपको GIS पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको इसका रास्टर और वेक्टर दोनों डेटा के बारे में बताएंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।